नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। और न्यूज रूम लाइव में आज सबसे पहले बात करेंगे देश की आजादी के बाद होने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या की। जी हां, आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को एक बहुत बड़ी राजनीतिक हत्या हुई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। उसी को लेकर आज लोग इसको 71वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। पॉलिटिकल लोग कैसे बयान दे रहे हैं, क्या उनका रिएक्शन है, जरा पहले वो सुन लेते हैं। आज देश महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। इनसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। सभी नेताओं ने महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा, शहीद दिवस पर हम महात्मा गांधी और उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा, गांधी जी सत्य और अहिंसा के शाश्वत मूल्यों का साकार रूप थे। उनका संपूर्ण जीवन ही मानवतावाद की अभिव्यक्ति रहा। वह संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श पुरुष हैं। आज भी उनके विचार और आदर्श विश्व में नई चुनौतियों से जूझती मानवता के लिए प्रासंगिक और अनुकरणीय है। जीव मात्र के प्रति उनका करुणा भाव, उनका समन्वय भाव, अपने आदर्शों के प्रति संकल्प तथा उन आदर्शों का अपने जीवन में दृढ़ता से पालन करना, उनके इन महान गुणों ने विश्व के कई महान नेताओं और व्यक्तियों को प्रेरणा दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। बापू को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा हूं। हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग एवं उनके मूल्यों पर चलने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। हम उन तमाम शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। यह देश उनकी सेवा और बलिदान के लिए सदा आभारी रहेगा। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा के लिए प्रेरित करने वाले महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आपको बता दें कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। और अब बात करते हैं कुंभ में आस्था की डुबकी की। और यहां पर भी राजनीति शुरू हो गई है। शशि थरूर, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने कुंभ के स्नान को लेकर भी योगी सरकार को और आदित्यनाथ योगी को बाकायदा निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई भी करनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। और इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी की तरफ से भी कई नेताओं ने कमान संभाल ली है। शशि थरूर के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह कैसी राजनीति है कि धार्मिक जो भावनाएं हैं वो भी निशाने पर रहती हैं। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर से अपने एक ट्वीट के चलते विवादों में आ गए हैं। शशि थरूर ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर था। थरूर ने योगी आदित्यनाथ के संगम में स्नान को लेकर तंज कसा। थरूर ने योगी के स्नान करते हुए फोटो शेयर करते हुए लिखा, गंगा भी स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। इस संगम में सब नंगे हैं। जय गंगा मैया की। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को प्रयागराज स्थित कुंभ मेले में कैबिनेट बैठक की थी। इसके बाद योगी कैबिनेट ने संगम में स्नान भी किया था। कुंभ स्नान की योगी आदित्यनाथ की फोटो सोशल मीडिया पर खूब छाई रही। इस फोटो पर कमेंट करने से कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर भी नहीं चूके। योगी आदित्यनाथ की कुंभ स्नान वाली फोटो पर शशि थरूर ने चुटकी ली। हालांकि थरूर के इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा के जो प्रतिनिधि थे उनका उपहास किया, उनका अपमान किया।
राहुल गांधी की चुप्पी इस बात का प्रतीक है कि हिंदू धर्म के इस अपमान पर शशि थरूर को राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बताए कि बार बार उनके कंठ से हिंदू धर्म विरोधी शब्द क्यों निकलते हैं, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार क्यों किया जाता है। राजनीतिक कटाक्ष करते करते आस्था का अपमान करना कहां तक लाजमी है, इसका जवाब वो व्यक्ति दे जो इस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और सिर्फ चुनाव के वक्त जनेऊ धारण करता है। कि कम से कम उन्होंने अपनी पार्टी के और अपने लोगों को आईना तो दिखाया कि गंगा को स्वच्छ भी रखना है और पाप भी धोना है। तो आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए एक अच्छा अवसर है कि संगम में आइए और डुबकी भी लगाइए, अपने पाप भी धोइए और उसको स्वच्छता में भी वहां योगदान करिए, क्योंकि ये आईना आपकी पार्टी के लिए जरूरी था। और आपने ये ट्वीट करके देश में जो मैसेज दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पार्टी में कितने पापी लोग हैं और उनको किस तरह से अपने पापों को आकर धोना है और प्रायश्चित तो करना ही होगा। और इससे अच्छा मौका कुंभ में नहीं मिल सकता जो आदरणीय योगी जी ने इतना खूबसूरत कुंभ सजाया है। और कल हमारी कैबिनेट ने भी वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। और आप भी आइए, अपने पाप धो लीजिए और आपको पाप धोने की सख्त जरूरत है। बहरहाल शशि थरूर का यह ट्वीट ऐसे समय में आया है जब उन्हीं की पार्टी के नवनिर्वाचित कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कुंभ में स्नान करने आने वाली हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी कुंभ में स्नान करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कुंभ में स्नान के साथ ही अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करेंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगी। अभी तक कुंभ में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और ये पहली बार नहीं है जब थरूर अपने बयानों को लेकर चर्चा या यूं कहें विवादों में है। थरूर और विवाद लगभग साथ साथ ही चलते हैं। बात विवादों की हो रही थी। कुंभ को लेकर अगर शशि थरूर ने कांग्रेस की तरफ से बयान दिया है तो बीजेपी भी पीछे रहने वाली नहीं है। बलिया के एक विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरह से निशाना साधा है, बल्कि कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिनको शायद बताना हमारे लिए बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन अगर देखें जिस तरह से उन्होंने रावण और सुपर्णखा तक जैसे लोगों नामों का जिक्र किया है, राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को लेकर यह अपने आप में राजनीति के अंदर आई गिरावट की एक तरह से मिसाल कही जा सकती है। जरा देखिए एक रिपोर्ट और देखें कि किस तरह से राजनीति में गिरावट आई है। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को सुपर्णखा को फिर जो है युद्ध में उतारा है। मान के चलिएगा कि जो है लंका विजय हो गया। सुना आपने नेताजी के इन बोलों को? अगर नहीं सुना तो आपको एक बार फिर सुनाते हैं। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को सुपर्णखा को फिर जो है युद्ध में उतारा है। मान के चलिएगा कि जो है लंका विजय हो गया। नेताजी के शब्दों में अभी आपने राम, रावण और शूर्पणखा का जिक्र सुना होगा। नेताजी ने ये बोल राम भक्ति में नहीं कहे। आपने इन शब्दों को अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि नेताजी बड़बोलेपन के बहाव में एक महिला पर विवादित टिप्पणी कर बैठे। और ये महिला कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी है, जिन्हें बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने शूर्पणखा का खिताब दे डाला। उसी प्रियंका को जिसे कांग्रेस ने तुरुप के पत्ते की तरह खोला, जिन्हें अभी अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और जिन्हें पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में यूपी को साधने की कोशिश की। मोदी गुणगान में विधायक इतने मस्त हो गए कि वो भूल बैठे कि प्रियंका विरोधी पार्टी की नेता भर नहीं है, एक महिला भी है जिनकी तुलना उन्होंने एक असुर से कर दी। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है।
और राहुल जो है वह रावण के अपनी बहन को सुपर्णखा को फिर जो है युद्ध में उतारा है। और मान के चलिएगा कि जो है लंका विजय हो गया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने रामायण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी हमारे राम है, राहुल गांधी रावण और उनकी बहन प्रियंका गांधी सुपर्णखा। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस रावण की लंका ढहा दी जाएगी। जो प्रजातांत्रिक युद्ध होने वाला है उसमें जो है मान लीजिए कि बहन को भेजा, जिसे सुपर्णखा को रावण भेजा था, तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। लोकसभा चुनाव नजदीक है, सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है, चुनावी दंगल तैयार होने लगा है। जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। ऐसे में लाजमी है कि नेताओं के सुर भी बदलेंगे। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू होगा और एक दूसरे पर कटाक्ष भी जमकर होंगे। लेकिन शब्दों में जो मर्यादा पहले हुआ करती थी वो आज दिखाई नहीं देती। नेताओं के बोल सभ्य से तीर बने और अब तीर से बदलकर उन फावड़ों की तरह हो चले हैं जो गड़े मुर्दों को भी उखाड़ने से बाज नहीं आते। तभी तो कोई विरोधियों को असुर बताता है तो कोई सामने वालों के उन रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ता जो अब इस दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात महाराष्ट्र के सतारा की, जहां पर सूखा पड़ा है, लोग परेशान हैं। लोगों में खासतौर से पानी की किल्लत से बड़ी परेशानियां हैं। इंसान ही नहीं, वहां पर पशु पक्षी भी परेशान हैं। बाकायदा कैंपों के अंदर पशुओं ने शरण ली हुई है। पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं और हालात ये हैं कि सरकार से लोग नाराज हैं। ये अलग बात है कि कुछ सामाजिक संगठन आगे आए और उन्होंने इंसानों की और पशुओं की दोनों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कुदरत भी अजीब है। ये कब किस पर पानी बनकर बरस जाए, कब बर्फ बनकर लोगों के खून को जमा दे और कब पानी की बूंदों के लिए धरती को तरसा दे, कोई नहीं जानता। कोई जाने भी तो कैसे, आखिरकार कुदरत पर अब तक जोर किसका चला है। महाराष्ट्र का सतारा भी इन दिनों कुदरत के कहर से डरा हुआ है। सतारा में कुदरत ने रहम की जगह रौद्र रूप धारण किया हुआ है। महाराष्ट्र के सतारा में इंसान से लेकर पशु पक्षी सब आसमान से बरसती आग को झेलने को मजबूर है। मुसीबत की इस घड़ी में धरती ने भी मुंह फेर लिया है। आसमान से बरसती आग और धरती के गर्भ में कम होता पानी मुसीबत की वजह बना हुआ है। नदी, तालाब, पोखर, कुआं सब सूखे पड़े हैं। ऑफिसों में एसी की ठंडी हवा खाने वालों, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वालों, नए नए पकवानों की फरमाइश करने वालों, सतारा का अन्नदाता भूखा है, दाने दाने को मोहताज है, पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान है। आप इनके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि इनका ये हाल आपकी ही वजह से है। नदी नालों में पानी बहाया आपने, नलका खुला छोड़ा आपने, पानी की बेकदरी की आपने और भुगतना इन किसानों को पड़ रहा है। सूखे की वजह से सतारा का किसान अपनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ रुख करने को मजबूर है। आखिरकार बीवी बच्चे भी तो पालने हैं, उनका पेट भी तो भरना है, प्यास भी बुझानी है। शहर जाएगा नहीं तो अपने बच्चों को पालेगा कैसे, क्योंकि इस गांव में अब कुछ नहीं रखा। पानी नहीं तो खेतों में फसल नहीं, जब खेत में कुछ नहीं तो जानवरों के लिए चारा कहां से लाएंगे, उनका पेट कैसे भरेंगे। जब सतारा के लोगों को किसी चमत्कार की आस थी, तब सतारा में मानदेश फाउंडेशन ईश्वर का दूत बनकर आया। इस फाउंडेशन ने एक कंपनी की मदद से जानवरों के लिए कैंप शुरू किया, जिससे भूखे प्यासे जानवरों का पेट भरा जा सके, इन बेजुबान जानवरों की प्यास बुझाई जा सके। मानदेय फाउंडेशन से जानवरों के लिए कैंप लगाकर चारे की व्यवस्था की, पीने के पानी को उपलब्ध करवाया। दिक्कत तो काफी आ रही है, लेकिन पहली दिक्कत तो आ रही है यहाँ जानवरों के लिए जो डॉक्टर होना चाहिए शासकीय, वो नहीं मिला शुरू में। तो हम लोगों ने 2 डॉक्टर
खुद के रख दिया वहाँ जानवरों के लिए, क्योंकि जानवरों को जो बीमारी होती है उसके लिए रात दिन दोनों टाइम यहाँ डॉक्टर होना चाहिए। और ये सेंसिटिव सब है जानवरों का, तो इसके लिए जानवरों को डॉक्टर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। एक और सतारा के जानवर भूख प्यास से परेशान है, वहीं दूसरी ओर इन जानवरों में बीमारियां भी फैल रही है, जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, जिससे जानवरों के बीमार होने पर इलाज किया जा सके। आपको बता दें कि इस कैंप में 1000 से भी ज्यादा जानवरों के लिए व्यवस्था की गई है। बाहर 3 से एनिमल रखा है, उसको एपीएमडी हुआ है, इसके लिए बाहर रखा है। सर वो कब ठीक हो जाएंगे? वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। सर एनिमल को कौन सी बीमारी होती है? एपीएमडी की बीमारी होती है। ये क्या ज्यादा खतरनाक होती है? मतलब देखा जाए तो होती भी और नहीं भी होती, मतलब इतनी भी खतरनाक नहीं है। अगर पहले ही आइडेंटिफाई किया जाता है तो मतलब ठीक हो सकती है। जानवरों के बीमार होने पर उन्हें अलग कैंप में रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे उस बीमारी से और जानवरों में फैलने से बचाया जा सके। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। सवाल छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। अन्ना की आंधी है ये, और ये आज का गांधी है। आपको अन्ना याद है, अन्ना हजारे याद है, दिल्ली का रामलीला ग्राउंड याद है, और लोकपाल बिल याद है। यही वो तमाम नारे थे, ये वही तमाम बातें थी जिसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। और अगर देखा जाए सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, पूरे 5 साल भी लगभग गुजर गए हैं, लेकिन अन्ना के सवाल वही हैं। अन्ना फिर अनशन पर हैं। अब के दिल्ली में नहीं, रालेगढ़ सिद्धि में है, अपने होम टाउन के अंदर हैं, लेकिन उनके सवाल वही हैं। सत्ता में जो लोग पहले बैठे थे आज वो विपक्ष में जरूर हैं, और जो लोग विपक्ष में थे, सवाल उठा रहे थे, आज वो सत्ता में हैं, लेकिन सवाल वही हैं। जरा एक रिपोर्ट देखिए। साल 2011 में अपने अनशन से देश की सत्ता को हिला देने वाले अन्ना हजारे एक बार फिर अनशन पर बैठ गए हैं। वे अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अनशन पर हैं। अन्ना लोकपाल लाने की मांग कर रहे हैं। अन्ना का कहना है कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अनशन पर बैठने से पहले अन्ना हजारे ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने जानबूझकर लोकपाल कानून नहीं लागू किया। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा कि लोकपाल कानून बने 5 साल हो गए हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी मोदी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल बहानेबाजी की है। पंतप्रधान और उनके लोगों ने जो आश्वासन दिए जनता को, उनको भी याद है नहीं, पता नहीं इतने आश्वासन दिए और अभी पालन नहीं कर रहे। किसान का प्रश्न आश्वासन दिया ना, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट का हम पालन करेंगे, पालन नहीं किया है। तो इतने आश्वासन दिए। मैं तो बोलता कि ये पंतप्रधान है ना, पंतप्रधान, इनका नाम ऐसे रखना पड़ेगा, आश्वासनाबाद पंतप्रधान, आश्वासनाबाज, आश्वासन देने वाला, ऐसा मुझे लगता है। इतने आश्वासन। अन्ना हजारे ने कहा कि लोकपाल आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। अन्ना ने यहाँ तक कहा कि सरकार नहीं चाहती कि ये बिल आए। जनता ने तय किया और पंतप्रधान का सबूत मिल गया, और जनता ने लोकपाल को सबूत दे दिया, तो लोकपाल प्राइम मिनिस्टर की जांच कर सकता है। वैसे लोक आयुक्त, जनता ने मुख्यमंत्री का कोई सबूत दिया तो लोक आयुक्त मुख्यमंत्री की जांच कर सकता है, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जांच कर सकता है, पूरे एमएलए की जांच कर सकता है, उधर एमपी की जांच हो सकती है। इसलिए इनको नहीं चाहिए, किसी भी पक्ष पार्टी को नहीं चाहिए। 8 बार बिल आया ना संसद में 1966 से लेकर। अन्ना हजारे इससे पहले कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं कि लोकपाल को लेकर उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, लेकिन एक बार भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। 5.25 साल बीत गए, वो बैठे हैं महाराष्ट्र में, बना तो नहीं लोकपाल बिल। अब वहां बैठकर अनशन करते हैं, कितना करते हैं, क्या करते हैं,
आने वाले दिन की बात है, पर एक चीज तो याद आ गई, कितने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए भाजपा डरती है कि लोकपाल का बिल, जो उसका वायदा था, जो लोकपाल का सृजन था, नहीं। लोकपाल विधेयक राज्यसभा में 17 दिसंबर 2013 में पारित हुआ था और लोकसभा में इसे 18 दिसंबर 2013 को पारित किया था। राष्ट्रपति ने भी साल 2014 में लोकपाल और लोक आयोग कानून पर अपनी मुहर लगा दी है। इससे पहले साल 2011-12 में अन्ना हजारे की अगुवाई में ही दिल्ली के रामलीला मैदान में तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में शामिल रहे राजनीति के कई बड़े चेहरे अब राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं किरण बेदी, पुद्दुचेरी की राज्यपाल बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज के लिए। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास ही बच्चा चोर, गैंग या कोई भी ऐसी शख्सियत या शख्स हो सकता है जो कि बच्चों को नजर में रखता है, निशाने पर रखता है। गुरुग्राम के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई कि बच्चा खो गया। यह अलग बात है कि IT हब गुरुग्राम की पुलिस जो है वो भी टेक्नो फ्रेंडली है, क्योंकि उसने CCTV कैमरे की मदद से और फुटेज की मदद से महिला को न सिर्फ पहचान लिया, बच्चे को बरामद भी कर लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें गुरुग्राम के हरिनगर की हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रही मुस्कुराती हुई मां और इस मुस्कुराहट की वजह उसकी गोद में खेलता हुआ बच्चा है। कुछ घंटों पहले ये तस्वीर ऐसी नहीं थी। एक तस्वीर में रोती हुई मां थी और दूसरी तस्वीर में बच्चा। दरअसल इस बच्चे की मां काम पर गई हुई थी। मैं चली गई थी काम करने, मेरा कोई है नहीं साहब। क्या काम करती हैं आप? झाड़ू पोछा करती हूँ। अच्छा। मेरे कोई था नहीं, है नहीं। ये घर वाला जो है सो पागल बताया, गाँव चला गया। अच्छा। मेरे पास 3 बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का है। तो मैं इनको छोड़ के ना लड़की के पास चली गई काम करने गई तो इसको उठा के लेके चला गया। कब की घटना है ये 7:30 बजे कल की? आज की। हाँ, लेके चला गया। मैं जब आई वहाँ से वापस 9 बजे तो ये लड़की कह रही है कि जब बाबू को लेके तो चला गया। जब अपना काम खत्म कर घर लौटी तो उसका बच्चा घर पर नहीं था। हालांकि बच्चे के साथ उसकी बड़ी बहन भी घर पर ही थी। जब मां ने बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक आंटी उसको अपने साथ ले गई है। ये सुनकर जब मां ने उस महिला के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे भाई को ना एक आंटी बोली थी कि चल मौसी दुकान पे ले चलती हूँ, चाय वाय पियेंगे फिर तेरे को घर पे छोड़ जाऊंगा। मैंने बताया नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी भी नहीं है। तो बाबू को उठाकर लेकर चला गया बिस्किट लाने। मैंने इसको देखा तो फिर घर में ताला मार के गया तो ये गायब हो गया था तब। ये सुनकर मां हैरान रह गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। परेशान मां तुरंत पुलिस के पास पहुंची। उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस फौरन मामले की तफ्तीश में जुट गई। हमारे पास पिंकी नाम की एक औरत आई। उसने बताया मेरा बेटा 2.5 साल उम्र है जिसकी, प्रियांशु को कोई औरत बहका फुसला गए यहाँ से भगा लेगी। तो हमने जैसे ही पता चला तो वहाँ के CCTV कैमराज देखे। CCTV कैमराज के वहाँ जब देखे तो उसमें कवर हुई एक औरत एक बच्चे को अपनी गोद में अपने शॉल में छुपा के ले जा रही थी, जिसका चेहरा कुछ % ही दिखाई देता। स्थानीय लोगों की मदद से हमने उसको पब्लिश किया तो लोगों ने हमें उसको आइडेंटिफिकेशन दिया कि ये लेडीज एक हॉस्पिटल में सफाई का काम कर। जब पुलिस की तफ्तीश और आगे पहुंची तो पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे। इन सुरागों की मदद से पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल वालों ने उसका नाम वगैरह हमें बताया और हमारे पास उसका फोन नंबर मिल गया। हमें साइबर अपना सेल है उसकी मदद से उसके फोन की लोकेशन ली और उसका एड्रेस लिया। वहाँ जाके कॉम्बिंग की तो कॉम्बिंग में हम कामयाब हुए और हमें बच्चे का भी पता चल गया। जिस औरत ने बच्चा किडनैप किया था वो भी मौके से वहाँ दोनों चीज रिकवर एक साथ। बच्चे बरामद, एक ही हमारा किडनैप हुआ बच्चा था वो था, बाकी उसकी जो वहाँ किराएदार रह रहे थे उनके बच्चे वहाँ खेल रहे थे, उनके साथ ये बच्चा खेल रहा था। 4-5 बच्चे और भी थे हम उम्र जिनमें ये बच्चा खेल रहा था, जो किसी को डाउट नहीं हुआ कि ये बच्चा बाहर से आया। पुलिस की सतर्कता ने एक बच्चे को उसकी मां से मिला दिया। वहीं बच्चे को चुराने वाली महिला आज पुलिस की हिरासत में है। लेकिन सवाल ऐसे में वही खड़ा होता है कि क्या लोगों के अंदर जरा भी कानून का खौफ नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर बात करते हैं अपराध की। बिहार के अंदर
एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और यूपी के हरदोई में एक शिक्षक की हत्या से इतना तो साफ हो गया है कि जो पुलिस, यूपी पुलिस भले ही गोली चले ना चले लेकिन मुंह से ही ठाए ठाए करके अपराधियों को काबू कर लेती है, यहां पर अपराधी कहीं ना कहीं बेकाबू हैं। इन दोनों खबरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और फिलहाल अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें न्यूज रूम लाइव से। यूपी पुलिस भले ही एनकाउंटर मोड में हो और अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं। मामला हरदोई के पिहानी कोतवाली से सामने आया है, जहां एक शिक्षक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिक्षक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शिक्षक अपने परिवार के साथ पिहानी में रहते थे और वो स्कूल से घर लौट रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। निपनिया में पढ़ाते स्कूल में, और वहां से वापस आ रहे थे, रास्ते में गोली मार के हत्या कर दी और पिहानी में मुसलाने मोहल्ले में किराए पर रहते थे। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दो लोगों से हिसाब को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। पिहानी थाना क्षेत्र में एक सुशील कुमार गुप्ता नाम के प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं साइंस के, वो जब अपने स्कूल से वापस आ रहे थे तो एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मौके पे जो दो गवाह हैं जिन्होंने देखा है घटनाक्रम, उनका ये कहना है कि वहाँ मौके पे कुछ हिसाब किताब को लेकर के बहस हुई और उसके बाद ये घटना हुई। घटना की जांच हर पहलू की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और उनकी पत्नी से तहरीर लेकर के मुकदमा कायम करा करके। तो वही दूसरी घटना बिहार की है, जहां सुशासन सरकार में एक कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। ये घटना बिहार के गया की है। घटना मेडिकल